हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे ये चैप्टर आपके सिलेबस से कैंसिल आउट हो चुका है, यूपी बोर्ड में नहीं है ये अब, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है बस उसी को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर हैं त्रिभुज हैं उसमें इनका कुछ न कुछ प्रयोग आता ही है, तो ये बातें हमको जाननी चाहिए। तो थोड़ा ही, जो ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ही क्विक रिवीजन कर लें, कुछ पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम था? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ अवधारणाएं दी। ठीक है, कुछ अवधारणाएं दी जिसका हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। वही अवधारणाएं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही देखते हैं, ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, बस क्वेश्चन के हिसाब से इसको देख लेते हैं। जैसे प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जाती है, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु है यहाँ पे, इसे कितनी रेखा आप खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? असत्य, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई भी बिंदु है उससे एक रेखा नहीं, अनंत रेखा आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड क्या है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। असंख्य मतलब क्या होता है? मतलब अनंत होता है, बहुत सारी रेखाएं। तो ये तो बात गलत है। दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इससे कितनी रेखा खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं। अब एक बिंदु से अनंत है, दो बिंदु जब हो जाएगी, जब दो बिंदु मिल जाएगी तो उससे सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, केवल वन। तो इसमें बोला है दो बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य नहीं। ठीक है, थर्ड देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या कह रहा है? कोई भी एक रेखा है अशांत है, जो क्या उसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं? ये कथन सत्य है। कोई भी रेखा है, मतलब कोई भी ऐसे बिंदु है, यहाँ पे एक रेखा खींची जाएगी, इसको डॉटेड लाइन करके हम बढ़ा सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना डॉटेड लाइन करके बढ़ा सकते हैं। तो बोला है ये क्वेश्चन, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यस, ये कथन सत्य है। दो बिंदु हैं, शांत रेखा, उसको आप जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो बढ़ सकता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी? हाँ, ये कथन सत्य है। अगर कोई भी वृत्त है अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, तभी वो बराबर होंगे। तो क्या कथन होगा? सत्य, क्योंकि यह दोनों वृत्त बराबर हैं, इसलिए इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। वृत्त बराबर तभी हो सकते हैं जब उनका त्रिज्या आर की वैल्यू क्या हो? बराबर हो। अगर आर की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो वो दोनों वृत्त कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये कथन क्या रहेगा? सत्य है, क्योंकि यह दोनों वृत्त बराबर हैं, इसलिए इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दे? आकृति 5.9 में, आकृति 5.9 मतलब ये फिगर आपको दिया है। यदि ए बी बराबर पी क्यू है, मतलब तीन रेखा है ए बी पी क्यू एक्स वाई, तीन रेखा दिया हुआ है। बोला है यदि ए बी बराबर पी क्यू है, यह रेखा ए बी जो है पी क्यू के क्या है? बराबर है। ठीक है, पी क्यू बराबर एक्स वाई, यह जो पी क्यू रेखा है इस एक्स वाई की क्या है? बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। क्या यह ए बी इस एक्स वाई के बराबर होगा? यस, बिल्कुल होगा। जब ये ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो यह तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए बी बराबर पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी क्यू बराबर एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। देखिए पी क्यू दोनों में आ रहा है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यह कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा है
तो आपको पता है दो रेखा तभी समांतर हो सकती हैं जब उनके बीच की जो दूरी है वह क्या हो, समान हो, मतलब डिस्टेंस समान होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे हम चेक करें विच एनी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो उनके बीच के जो इक्वी डिस्टेंस हैं वह क्या आएंगे, ऑलवेज सेम आएंगे। तो दो समांतर रेखाएं तभी हो सकती हैं जब उनके बीच के डिस्टेंस क्या हो, समान हो। तो क्या इसका परिभाषा लिख सकते हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है। दूसरा क्या था, लंब रेखा। लंब रेखा क्या होता है, किसी भी रेखा पे अगर कोई भी रेखा परपेंडिकुलर पड़ रही है, मतलब लंबवत पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लंब रेखा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दे तो वह रेखा क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। मान लीजिए यह एक रेखा है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए वह लंब रेखा कहलाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा है, खंड मतलब क्या होता है, किसी का टुकड़ा होगा। मान लीजिए कोई लाइन है, ये ए और बी, इसको मैंने बी से कट कर दिया है, मान लीजिए इसका नाम रख दिया पी, इसका नाम रख दिया क्यू। तो इस ए बी रेखा का पी क्यू क्या है, रेखाखंड है। खंड मतलब उसी का छोटा भाग। तो किसी रेखा में यदि दो बिंदु काट दें तब वह रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, कोई भी रेखा है उसमें अगर दो बिंदु हम कट कर दें तो वह बिंदु क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है, कोई भी वृत्त है, वृत्त में सबसे बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो किसी भी केंद्र से अगर हम कोई रेखा उसके परिधि पे खींच दें तो वह क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो परिधि और केंद्र की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये परिधि है और ये क्या है, केंद्र है। सॉरी, ये क्या है, केंद्र है और ये क्या है, परिधि है। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। अब परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस एक तरह की लंबाई ही होती है। अब ये सर्कुलर पाथ है इसलिए इसको हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, परिधि और केंद्र की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग कोई भी चतुर्भुज है, अगर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उनके चारों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश को हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग चतुर्भुज कहलाता है। फिर से, कोई भी चतुर्भुज है मतलब चार भुजा है, वो बंद आकृति होनी चाहिए, मतलब ऐसे खुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, तो ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब इनको हम क्या कर दें, बंद कर दें, तो इसकी परिभाषा भी है वर्ग की कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हों और चारों कोण कितने होने चाहिए, समकोण होने चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तो क्या अभिधारणाएं दे सकते हैं, ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है, ये अभिधारणा अविरोधी है, लेकिन यह यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होता है। यह निम्नलिखित अभिधारणाओं पर आधारित है। जैसे माना ए बी एक रेखा खंड है, ए और बी के बीच असंख्य बिंदु हैं, इनमें से किसी भी बिंदु। ये क्वेश्चन नंबर 3 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे कट ही गया सिलेबस से, तो क्वेश्चन नंबर 3 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। बस अभिधारणाएं कुछ यूक्लिड ने दी थी, उसको हमें देखना है कि कोई रेखा है, उनके अगर कोई बिंदु है तो उनसे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु हैं, उनसे केवल एक रेखा खींची जाती है। यही अभिधारणा है जो हमने पीछे सॉल्व भी किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है जिसकी ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, उनके बीच में बिंदु सी है, तो दिया क्या है, ए सी बराबर बी सी। सिद्ध करना है ए सी 1/2 है ए बी के। तो लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर बी सी है, तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, दोनों पक्ष में ए सी जोड़ दीजिए,
तो AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC, तो 2AC बराबर AB, तो AC बटे AB आराम से सॉल्व हो गया। यूक्लिड ने क्या कहा, बेसिकली इस क्वेश्चन का मैं मतलब बताता हूँ। यूक्लिड ने कहा कि किसी भी संख्या या किसी भी अंक या कुछ भी हम दोनों पक्षों में अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दोनों पक्षों में अगर किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो वो कैंसिल आउट होकर वही चीज़ आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो भी वो कैंसिल आउट होके वही चीज़ आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई चीज़ अगर हम दोनों पक्षों में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में C रेखाखंड AB एक मध्य बिंदु है, मतलब AB का C क्या है, मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आपको यह सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो देख लीजिए, AB एक रेखा है, C एक मध्य बिंदु है, ठीक है। AC बराबर AB/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AC बराबर AB/2, AC जो AB का है आधा है, क्योंकि मध्य बिंदु आपको पता है दोनों बराबर होते हैं, मतलब AC अगर किसी भी रेखाखंड में एक मध्य बिंदु है तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो AC बराबर BC है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं AC AB का आधा है, ठीक है। उसी तरीके से BD भी AB का आधा है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से AC बराबर क्या हो गया, BD। AC जो है वह BD के बराबर है, अतः बिंदु C ही AB का मध्य बिंदु होगा। बिंदु C जो है वह AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। केवल AC का क्या बोले हैं, अतः बिंदु C ही AB का मध्य बिंदु, मतलब AB का केवल C मध्य बिंदु होगा। तो एक रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु हो सकता है, दो नहीं। 6 नंबर देख लेते हैं। आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, ठीक है। एक रेखाखंड है ABCD, इस पे कुछ बिंदु दिए हुए हैं। चूँकि AC बराबर BD हमें ज्ञात है कि AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो दोनों पक्षों में से BC घटाने पर, BC अगर दोनों पक्षों में से, मतलब ये देखिए AC बराबर है BD के, ये जो BC है वह दोनों में आ रहा है, तो BC को हटा दीजिए, तो BC को दोनों पक्ष में से घटा देंगे तो AB बराबर CD आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 हमारा खत्म हुआ। ये वैसे सिलेबस से कट चुका है, मैंने कुछ आपको जो क्वेश्चन थे थोड़े बहुत बता दिए। इसके कुछ क्वेश्चन मैं करके भी बता देता हूँ, जैसे यही 4th नंबर है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया था, यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए AC 1/2 है AB का। तो ठीक है, AB रेखाखंड है, उसके बीच में C है, तो आपको ज्ञात क्या है, दिया क्या है, AC बराबर BC है, सिद्ध करना है AC 1/2 AB है। तो ठीक है, जो ज्ञात है उसी से उठाइए। AC बराबर BC, ये क्या है बच्चों, ज्ञात है। AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, ये ज्ञात है। अब हमें AC 1/2 AB सिद्ध करना है, तो दोनों पक्षों में AC को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है। AC 2AC इक्वल टू AC प्लस BC को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो इसलिए AC बराबर 1/2 AB, सिद्ध हो गया, बहुत सिंपल है। AC बराबर BC है तो AC 1/2 AB होगा ही, कन्फर्म बात है। इसका मतलब C मध्य बिंदु होगा AB का, हो गया सोल्यूशन। देखिए 6 पार्ट को भी देख लेते हैं। यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD, मतलब AC BD के बराबर है तो आपको AB बराबर CD सिद्ध करना है। तो ठीक है, ये भी सिंपल है। देखिए आपको दिया है, चूँकि AB बराबर किसके है, CD के, ये जो AB है वह CD के बराबर, ये सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। लिखेंगे चूँकि AC बराबर BD, ये जो AC है वह BD के क्या है, बराबर, यह जो है इसके क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए BC AC में भी आ रहा है, BC BD में भी आ रहा है, तो दोनों पक्षों में से BD को हटा दीजिए तो सिद्ध हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में BC हटाने पर, या BC घटाने पर लिख सकते हैं। तो AC माइनस
BC बराबर BD माइनस BC। AC में से BD को BC को हटा देंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा। BD में से BC को हटा देंगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा। तो यही हमको सिद्ध भी करना था, इस तरीके से सिद्ध हो गया। हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करके बता दिया और कुछ आपको अवधारणाएँ भी बता दी। वैसे ये चैप्टर कैंसिल आउट हो चुका है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज दे दी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो आपके नई NCERT में चैप्टर नंबर 5 भी है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। रेखाएं और कोण, एंगल, ठीक है, एंगल्स एंड लाइन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको भी नोट ही कर लीजिएगा। कुछ नॉलेज हैं जो बाकी क्वेश्चनों में काम है, जैसे रेखा कोण में भी इसका यूज़ आएगा, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट यूज़ आएंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।